सर्वेभ्यो नमांसि। संस्कृत सीखने के सबसे बड़े और आधुनिक मंच संस्कृत कल्प परिवार की ओर से मैं स्वंत आप सभी का इस विशेष सत्र में हृदय से स्वागत करता हूं। क्या मैं आप सभी से एक क्वेश्चन रखना चाहूंगा, क्या आपने कभी सोचा है कि मतलब लेखनी का एक नन्ही सी रेखा जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, है ना, वो किसी शब्द का अर्थ पूरी तरह बदल सकती है और कभी वो मतलब उसको अनर्थक भी बना दे सकता है। ऐसा कभी सोचा है क्या? तो हम वो नन्ही सी रेखा के बारे में ही आज चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा रेखा एक वर्ण का उच्चारण का शैली चेंज कर देता है। कभी कभी वो वर्ण का यूज करने से अगर एक रेखा मिस कर दे और एक्स्ट्रा ऐड कर दे कभी, तो जहां होना है वहां हम मिस कर दिया और जहां नहीं होना है वहां ऐड कर दिया, तो उससे कभी कभी अर्थ बदल जाता है, कभी कभी अनर्थक भी हो जाता है वर्ड। तो ओके, वेलकम यू ऑल वकार बकार विवेक। इस सत्र में आज का हमारा जो सत्र है वहाँ हम देखेंगे वकार और बकार में क्या डिफरेंसेस है। तो आपको पता ही होगा, ये है ब और ये एक स्पर्श वर्ण है हमारा। ये जो है ये है व और ये एक अंतस्थ वर्ण है। ये क्या है क्या नहीं वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो ब बनाम व एक रेखा, नया शब्द। ये जो हमारा ब के अंदर एक रेखा है, ये रेखा ही एक उस वर्ण को चेंज कर देता है और ये वर्ण जब कोई वर्ड में यूज होता है तब क्या होता है, अर्थ भी बदल जाता है, कभी कभी अनर्थक भी हो जाता है। कैसे? देखिए, तो ये जो है, क्या एक छोटी सी तिरछी रेखा किसी शब्द का पूरी अर्थ बदल सकती है? हाँ, कर सकती है। वो हम यहाँ देख पाते हैं कि एक स्पर्श वर्ण हो रहा है और वही रेखा को अगर हम मिस कर रहे हैं तो वो अंतस्थ में बदल जा रहा है। जैसे देखिए, बालकः जिसका अर्थ है बॉय और वालकः ये मिस्टेक है, इसका प्रयोग नहीं दिखा जाता है और इसका कोई एटिमोलॉजिकल कोई मीनिंग भी नहीं है। तो यहाँ पे केवल एक पेट की रेखा का ही तो अंतर है, मगर क्या हो रहा है, अगर रेखा को हम मिस कर रहे हैं तो वो मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो है ब में होठों का खेल क्या है। हम जब उच्चारण करेंगे, कैसे हम उच्चारण करेंगे ये दो वर्ण को सही से, यहाँ हम पहले ब के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये एक स्पर्श वर्ण है और इसका उच्चारण करने के लिए हमें होठों पे ध्यान देना है। होठ मतलब ओष्ठ्य, यानी हमारा जो ओष्ठो, दो ओष्ठो रहता है, उन दोनों का ही फंक्शन है ब को सही से उच्चारण करने के लिए। दोनों होठ पूरी तरह आपस में मिलते हैं और अचानक खुलते हैं, जैसे ब, है ना। जब हम ब को सही से उच्चारण करेंगे तब क्या करना है, दोनों होठ को एक साथ मिलना है, तब वो सही से उच्चारण होगा। जैसे बधिरह, इधर वधिरह ऐसा उच्चारण नहीं हो सकता, ये गलत है। बालकः ये कंप्लीटली ब होगा, मतलब स्पर्श होगा दो होठ में, तब वो सही से उच्चारित होता है बधिरः बालकः। हम अगर पाणिनि का अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि का अष्टाध्यायी में नजर देंगे तो उधर उन्होंने बहुत ही सही से उन्होंने चर्चा किया कि कैसे हमें उच्चारण करना है, कहाँ कहाँ कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो अगर हम देखेंगे ब के बारे में उन्होंने उधर मेंशन किया, स्पेसिफिकली हम वृत्ति में इसको प्राप्त कर सकते हैं। उधर लिखा हुआ है उपु पद्मान्या नामोष्ठो, उपु उपु उपद्मान्या नाम ओष्ठो। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे, उ उ उपद्मान्या नाम ओष्ठो, यानी उ वर्ण, उ यानी प वर्ग, प वर्ग में कौन कौन आता है, प, ह, ब, भ और म, और उसके साथ साथ क्या है, उपद्मान्य। उपद्मान्य क्या है क्या नहीं है, इसके लिए हम स्पेसिफिक एक सेशन रखेंगे।
क्योंकि नहीं तो ये हमारा जो टॉपिक है इसमें सही से इसके ऊपर फोकस हम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो वर्ण है, इस सभी वर्ण वर्ण का कहाँ उच्चारण स्थान है? ओष्ठ, ओष्ठो कहा गया है। इसका मतलब द्विवचन में है, दोनों ओष्ठ का, दोनों होठ का हमारा इधर फंक्शन है। ब का उच्चारण स्थान सूचित होता है ये जो उपपद्मान्या नामोष्ठो, ये जो सूत्र है यहाँ से, और पाणिनि जी ने स्पेसिफिकली बोल दिया है कि ओष्ठ ही होगा हमारा प वर्ग, यानी प वर्ग अंतर्गत जो व वर्ण है उसका उच्चारण स्थान। देखिए, ब में दांत का कोई काम नहीं है। हमने उधर ऊपर लिखा है कि लिप्स वर्सेस टीथ, मगर अगर हम ब के बारे में बताते हैं, जो स्पर्श व है, जो वर्गीय व है, उसके बारे में अगर बात करेंगे तो उधर क्या है, हमारा दांत का कोई काम नहीं है, दोनों लिप्स से ही ये उच्चारित होता है। होठों को आपस में सटाकर बोले वो, ठीक है, मतलब यहाँ दोनों होठ में स्पर्श होना है, तभी सही से उच्चारित होगा। अब देखिए, ये तो सही से सब उच्चारित कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं, आप भी कर लेते हैं, सभी ये उच्चारण हो ही जाता है। मगर गलती किधर होता है? गलती होता है अंतस्थ वाला जो वो है उसमें। तो उसको क्या करना है? अब तो क्वेश्चन आएगा कि ठीक है, हम तो वो सही कर लेते हैं, तो वो जान के क्या ही कर लेंगे। तो हाँ, वो भी जानना है, क्योंकि अगर हम मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना है तो हमें सही भी जानना है। तो इधर देखिए, जो वो है, वो में होंठ और दांत का खेल है, मतलब इधर टीथ का क्या है, फंक्शन है, ठीक है। कैसे? वो जो है इसका अगर हम जैसे आप म्यूट पर बोल रहे हैं। अच्छा, कहाँ से ये म्यूट हो गया था सर? अभी अभी ही हुआ था। ओके, ठीक है। ओके, तो ये जो है वो हमारा जो वो है, ये वो में लीफ और टीथ दोनों का हमारा फंक्शन है, ठीक है। अगर हम वो के बारे में, मतलब स्पर्श जो वो है उसके बारे में अगर बात करेंगे, वहां पे कोई दांत का कोई फंक्शन नहीं है, सिर्फ लीफ का है। और अगर अंतस्थ व है, इसमें दांत और लीप को एक साथ जोड़ के उच्चारण करना है, और यही हम सब चूक जाते हैं, ये सही से नहीं करते हैं। अगर वो हो और ब हो, सभी उच्चारण में ही हम स्पर्श के तरह ही उच्चारण करते हैं। ये जो वो वाला है, इसका उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। ये हम कहाँ से लिया? ये भी सेम तरीके से हमारा पाणिनि जी का वृत्ति में हमारा भट्टोजी दीक्षित का जो वृत्ति है उधर हम ये देख सकते हैं। तो वो तुल्याश्च प्रयत्नम सवर्णम, ये सूत्र के अंतर्गत वृत्ति में हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है, ऊपर के दांत नीचे के होठ को हल्का सा छूते हैं। अगर हम वो सही से उच्चारण करेंगे, तब हमारा नीचे वाला जो होठ है, नीचे वाला जो लीफ है, उसको हमें ऊपर का दांत से सही से टच करवाना है, तब हमारा अंतस्थ वाला जो वो है उसको सही से उच्चारण कर पाएंगे। मगर हम क्या करते हैं, हम अक्सर क्या कर लेते हैं, बहो और वो हो, सिंपली बो बोल देते हैं, हम बनम बोलते हैं, हम विद्या बोलते हैं, मगर कभी भी वनम नहीं बोलना है, वनम बोलना है, विद्या बोलना है, ये सही उच्चारण होता है। ओके, देखिए, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम का वृत्ति में जैसे उधर उपपद्मान्या नामोष्ठो था, वैसे ही वकारश दंतोष्ठम ये भी है, यानी वकार जो है इसका उच्चारण स्थान है दंतोष्ठम। ये हमारा व्याकरण परंपरा में ये सुनिश्चित किया गया है कि इसका उच्चारण स्थान दांत और होठ ही है। ये लिंग्विस्टिक्स को अगर रेफरेंस लेंगे, वहां भी यही मेंशन है। तो व का उच्चारण स्थान सूचित होता है ये सूत्र से, ठीक है। दांतों को नीचे के होठ पर रखे और हवा बाहर निकाले, तब होगा वो। तो हमें यहाँ से क्या सीखना है कि ब और वो दो डिफरेंस है। किस चीज का डिफरेंस है? एक रेखा, और ये एक रेखा हमें उच्चारण सही से और अलग से करने के लिए हमें प्रेरित करता है।
अगर हम कहीं पे ये एक रेखा बॉ के अंदर देखेंगे तब उसको बॉ ऐसे उच्चारण करना है, दो होंठ हमारा एक साथ टच होगा। और अगर वो रेखा मिस करेगा, जब उधर नहीं होगा, तब हमें क्या करना है, वो उसको अंतस्थ के तरीके से, मतलब हमें नीचे का होंठ और ऊपर का दांत एक साथ जोड़ के वो ये उच्चारण करना है। मतलब बालकः, बधिरः ये सही है, वनम विद्या ये सही नहीं, वालकः वधिरः ये सही नहीं है, वनम विद्या ये सही है। ठीक है, तो इस पे हमें ध्यान देना है ताकि हम उच्चारण को सही से करें और संस्कृत सुनने में भी अच्छा लगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, वर्तनी भेद और अर्थ परिवर्तन, वकार, वनम, वकर। ओके, देखिए, विहार, इसका मतलब क्या है, घूमना, ट्रैवल करना। और अगर हम बिहार बोलेंगे, ये एक राज्य को सूचित करता है, बिहार स्टेट को सूचित करता है। वंश, ये एक लिनिएज को सूचित करता है। मगर अगर हम बोलेंगे वंश, इसका कोई शुद्ध संस्कृत में अस्तित्व नहीं है, ये प्रयुक्त नहीं होता है, वंश यही होता है। तो ये क्या हो गया, एक रेखा आ जाने से उधर अर्थ चेंज हो गया, और इधर हम अगर देखेंगे तो इधर मतलब अनर्थक ही बना दिया गया ये शब्द को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लेखन में पेट काटने की एक छोटी सी चूक शब्द को पूरी तरह से अशुद्ध या दूसरे अर्थ वाला बना दे सकती है। तो हमें लेखन में भी ध्यान देना है और उच्चारण में भी ध्यान देना है, ताकि हमारा संस्कृत एकदम सही से हम प्रेजेंट कर पाए, वो लेखन से भी हो और बोलने से भी हो। ठीक है, नेक्स्ट है, भ्रम कहाँ होता है, हमारा भ्रम क्यों होता है और कहाँ होता है। हम तो मिस्टेक करते ही है लगभग, ये बॉ उच्चारण में लगभग 100 में से 70 to 75 लोग तो बॉ ही उच्चारण कर देते हैं, वो उच्चारण बहुत ही कम लोग करते हैं, और डिफरेंस बहुत कम में ही हमें मतलब महसूस होता है। जैसे कई भारतीय भाषाओं में व और ब का उच्चारण अक्सर एक जैसा हो जाता है। जैसे आप देखेंगे, जब हम अब स्थानीय भाषा में अब प्रत्यक्ष करेंगे, थोड़ा बहुत ध्यान देंगे, तब देखेंगे कि वो स्थानीय भाषा में ये व और ब का डिफरेंस अभी नहीं है। बहुत सारा भाषा में पहले था, दो लिपि था, व और व का दो अलग लिपि था, मगर वो भी अभी बहुत सारा भाषा में वो मतलब रिमूव किया जा रहा है, ओमिट किया जा रहा है, आधुनिक जो व्याकरण आ रहा है उसमें तो सिर्फ व को रखा जा रहा है और वैसे ही उच्चारण चल रहा है। मगर हमें इसको सही से उच्चारण करने के लिए ये क्या इसके पीछे क्या साइंस है, क्या तरीका है, उसको सही से जानना है। और व उच्चारण जब करना है तब हमें दांत और होंठ को सही से यूज करना है, और ब जब उच्चारण करना है तब दो होंठ को एक साथ जुड़ के हमें उच्चारण करना है, तब हमें सही से उच्चारण होगा। मतलब हमें वनम नहीं बोलना है, वनम बोलना है। और उधर जैसे बताया, बालकः वालकः नहीं। पाणिनीय व्याकरण में ब स्पर्श और व अंतस्थ दो बिल्कुल अलग वर्ग के वर्ण है। एक तो स्पर्श वर्ण है, मतलब प वर्ग में आता है, और ये जो व है ये अंतस्थ में आता है। और ये अगर हम माहेश्वर सूत्र देखेंगे, वो भी मतलब हयवरट इसमें आता है। तो हयवरट के अंदर आता है, मतलब हमारा औच के बगल में ही जो हयवरट है उधर ही आता है। ठीक है, और अंतस्थ उसको बोला जाता है। अच्छा, और एक बात जो है, हमारा ये जो व है ना, ये संधि से भी मतलब प्रस्तुत होता है। जैसे उ और अ का अगर संधि हो तब वो व होता है। इसे अर्ध स्वर के अंदर भी रखा जाता है, क्योंकि ये दो स्वर को जुड़कर ही इसका उच्चारण होता है। और ये जो ब है स्पर्श वाला, ये तो एकदम कंसोनेंट है ही, और ये एक संधि के उत्पन्न हुए भी अक्षर है, क्योंकि उ और अ को मिलते हुए भी होता है। पाणिनि जी का वृत्ति में बहुत ही फेमस एक उदाहरण है मध्वरी ही, है ना, मधु अरी ही, वो मध्वरी ही ऐसा होता है। क्यों हुआ? क्योंकि उ और अ का संधि हुआ और वहां से व बना। तो अगर हम नोटिस करेंगे कि उच्चारण के पर्सपेक्टिव से व
ये ऐसा सुनने में आता है व, ओके व। अगर हम प्लेनली करेंगे तब वो ऐसा है, मगर ऊ ओ अगर बहुत ही स्लो मोशन में उच्चारण करेंगे तब ऐसा ही सुनाई देता है कि एक ऊ है और ओ है, ठीक है, वो, ठीक है। तो ये सही से उच्चारण करना है। जो जब हमें रेखा दिखेगा तब वो करना है, और जब रेखा नहीं देखेगा तब दिखाई देगा तब क्या करना है, वो करना है। तो सही से हम उच्चारण कर पाएंगे, ठीक है। आज का जो सेशन है यहाँ से हम यही मुझे आशा है कि हम ये शिक्षा लेंगे कि हमें उच्चारण इसको सही से कैसे करना है, और हमें तो ये उच्चारण सही से करना ही होगा ताकि हम संस्कृत को और भी सुनने में अच्छा कर पाए, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट